नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव। आज फिर से आपको मानव भूगोल के मूल सिद्धांत जो एनसीईआरटी की 12th क्लास की पुस्तक है, उस पुस्तक के पहले अध्याय की जो हमारी श्रृंखला चल रही है उससे नेक्स्ट वीडियो लेके आए हैं। आपसे उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये जो इनोवेटिव वर्क है वो पसंद आ रहा होगा। आपको पसंद आ रहा है, अच्छा लग रहा है तो आपका एक छोटा सा कमेंट, प्यारा सा कमेंट और आपका एक लाइक और सब्सक्राइब शेयर करना हमें और अच्छा करने के लिए प्रेरित करेगा। हमारे चैनल पर अभी बहुत कम सब्सक्राइबर हैं, इसलिए आप अधिक से अधिक अपने दोस्तों के लिए, अपने सहपाठियों के लिए जो भूगोल विषय से तैयारी कर रहे हैं, भूगोल विषय से जुड़े हुए हैं, एकलव्य मॉडल स्कूल की तैयारी कर रहे हैं, KVS केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय या कक्षा 11-12 के विद्यार्थी जो हैं वो जुड़े हुए हैं। राजस्थान बोर्ड, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, CBSE, मध्य प्रदेश शिक्षा बोर्ड, उत्तर प्रदेश शिक्षा बोर्ड, हरियाणा शिक्षा बोर्ड, तो जो भी साथी हैं तो वो अधिक से अधिक अपने ग्रुपों में भेजें, लाइक सब्सक्राइब शेयर करें। जो भी शिक्षक देख रहे हैं तो अपने विद्यार्थियों को प्रेरित करें कि चैनल को सब्सक्राइब करें और लगातार ये श्रृंखला हम जारी रखेंगे और जल्दी से हमारे सब्सक्राइबर पूरे होने पर 1000 आने पर हम लाइव आना चालू हो जाएंगे। ये आपको केवल सहयोग के माध्यम से है, कोई व्यावसायिक चैनल नहीं है, जैसा भी आपको पता है। आप जैसे देख रहे हैं स्क्रीन पर, मानव भूगोल की मूल सिद्धांत की नेक्स्ट वीडियो लेके आए हैं। अभी तक हमने जो अध्ययन कर लिया था उससे आगे हम पढ़ रहे हैं। आप देखिए, इसमें आप जो पढ़ने वाले हैं स्क्रीन पर आप देखेंगे अच्छे से, आपकी कोई सुझाव भी है वो आप बता सकते हैं। कि हमने पहले पढ़ लिया था मानव भूगोल की प्रकृति, इसके विषय क्षेत्र, इसकी परिभाषाएं, मानव भूगोल, मानवीयकरण का प्राकृतिकरण, प्रकृति का मानवीयकरण। उससे नेक्स्ट आगे हम पढ़ने वाले हैं जो पैराग्राफ, उस पैराग्राफ को आप देखेंगे कि भूगोलवेत्ता ग्रिफिथ टेलर ने एक नई संकल्पना प्रस्तुत की। इससे पहले हमने पढ़ ली थी पर्यावरण निश्चयवाद और वहाँ पर हमने एक क्वेश्चन भी पूछा था कि ये संकल्पना किससे दी है, तो आपने आंसर सही किया होगा मुझे उम्मीद है। और उसमें दूसरा क्वेश्चन वहाँ दूसरी जगह पूछा था हमने कि डोंड्रेहम कहाँ पे है, तो वो भी आपने सही किया होगा कमेंट बॉक्स में। तीसरा क्वेश्चन हमने अबूझ माड़ के क्षेत्र के जंगलों के बारे में पूछा था, वो भी आपने सही किया। इसके नेक्स्ट आगे देखते हैं हम आगे चल के कि आंसर आपको कमेंट बॉक्स में ही मिल जाएगा। अब आगे नेक्स्ट देखेंगे कि भूगोलवेत्ता ग्रिफिथ टेलर ने एक नई संकल्पना प्रस्तुत की जो दो विचारधाराओं, एक पर्यावरण निश्चयवाद और संभववाद। हमने इससे पहले पर्यावरण निश्चयवाद पढ़ लिया था और संभववाद पढ़ लिया था। पर्यावरण निश्चयवाद में यह था कि प्रकृति ही सब कुछ निश्चय करती है। दूसरा संभववाद के बारे में भी आपसे कमेंट बॉक्स में पूछा था कि आप अपना आंसर दीजिए। संभववाद के शब्द के प्रवर्तक कौन थे, संभववाद के संबंधित विचारधारा किसने प्रवर्तन में लाई। उसके आगे हम बात कर रहे हैं ग्रिफिथ टेलर महोदय। तो ग्रिफिथ टेलर महोदय ने ये दो जो संकल्पनाएं हैं, पर्यावरण निश्चयवाद और संभववाद, इनके दो विचारों की के मध्य की एक नई संकल्पना प्रस्तुत की, बीच का एक मध्यम मार्ग दिखाया। उन्होंने इसको नवनिश्चयवाद या रुको जाओ निश्चयवाद कहा। प्रश्न आता है कि नवनिश्चयवाद या रुको जाओ निश्चयवाद किसे कहते हैं। तो आप देखेंगे, पहले आप अपने साथ साथ में नोटबुक, कॉपी, पेन साथ में लेके बैठे, शॉर्ट हैंड के आप नोट्स बनाते चलें। तो हमारी नई संकल्पना आती है पर्यावरण निश्चयवाद और संभववाद के बाद में ग्रिफिथ टेलर महोदय ने एक नई संकल्पना प्रस्तुत की जिसका नाम है नवनिश्चयवाद। अर्थात न तो बहुत अधिक प्रकृति के बहुत जो प्रकोप हैं या एक चुनौती है उसको स्वीकारा जाए और न ही मानव के द्वारा अपना एक तरफा कुछ निर्णय किया जाए, अपितु दोनों के मध्य की मिलीजुली विचारधारा प्रस्तुत की। जैसे बौद्ध धर्म में उदाहरण दिया गया था कि बीना के तारों को इस प्रकार इतना भी नहीं खींचा जाए कि वो टूट जाएं और इतना ढीला भी ना छोड़ा जाए कि वो स्वर देना भी बंद कर दें, अर्थात दोनों की मिलीजुली ही बीच की मध्यम मार्ग निकाला जाए। इसी प्रकार ग्रिफिथ टेलर महोदय ने पर्यावरण निश्चयवाद और संभववाद के मध्य की एक नई विचारधारा प्रस्तुत की जिसको नव निश्चयवाद कहा। दूसरे रूप में उनको स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म कहा है इंग्लिश में, जिसको हम बोल सकते हैं रुको और जाओ निश्चयवाद। अब रुको जाओ निश्चयवाद का मतलब, जैसे आप कभी शहर में गए होंगे
शहर में जाते समय ट्रैफिक पुलिस की जो चौराहे की बत्ती पर होती है वहाँ 3 लाइटें लगी होती हैं। आपने उसमें से रेड लाइट देखी होगी। रेड लाइट देखते ही जैसे आपने देखा है तो आप क्या कर जाते हैं, रेड लाइट देखी तो वहाँ रुक जाते हैं, स्टॉप हो जाता है। स्टॉप हो गया, जैसे ही आपको ग्रीन लाइट हुई पीली सिग्नल होने के तुरंत बाद, तो आप क्या करेंगे, चले जाएंगे, गो। तो इसका प्रकार इन्होंने एक ट्रैफिक पुलिस के माध्यम से समझाया। एक ट्रैफिक पुलिस पर जो एक सिपाही होता है, तो इसी प्रकार यदि आप कोई गलत कर रहे हैं तो रुक जाइए, अच्छा कर रहे हैं, पर्यावरण के हित में कर रहे हैं तो वो आप जाइए, आगे बढ़ाइए उसको। तो इस तरह स्टॉप एंड गो की संकल्पना प्रारंभ की, जिसको रुको और जाओ निश्चयवाद कहा। तो ये ग्रिफिथ टेलर महोदय ने दिया। इसके आगे आप देखिए, आप में से जो नगरों में रहते हैं और नगर देख चुके हैं जरूर जानते होंगे कि चौराहों पर यातायात नियंत्रण की बत्तियों द्वारा होता है। लाल बत्ती का अर्थ है रुको, एवं पीली बत्ती लाल हरी के बीच को रुक कर तैयार रहने के लिए अंतराल प्रदान करती है। हरी बत्ती का अर्थ है कि जाओ। इस प्रकार की जो आपको मैंने समझा दिया था वही इसमें आगे है। इसमें संकल्पना क्या दर्शाती है कि यह न तो नितांत आवश्यकता है की स्थिति है, मतलब बहुत पर्यावरण निश्चयवाद की स्थिति है, न ही नितांत स्वतंत्रता अर्थात संभववाद की दशा है। इसका अर्थ है कि प्राकृतिक नियमों का अनुपालन करके हम प्रकृति पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। इसका मतलब है न तो बहुत ज़्यादा नितांत आवश्यकता है, न ही स्वतंत्रता है, अर्थात दोनों का मध्यम मार्ग है। इसका मतलब है कि हम प्रकृति के जो नियम हैं उनसे सामंजस्य बिठाते हुए हम प्रकृति पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। अपने ही द्वंद्व के या ज्ञान के बल पर ही हम ये नहीं कह सकते कि हम पूरा विकास कर पाएँ। इस प्रकार प्रकृति के साथ में लेते हुए और मानव अपने ज्ञान को उपयोग करते हुए दोनों के संतुलन की अवस्था में एक नई प्रकार की संकल्पना देंगे, जिसको हम बोलेंगे नव निश्चयवाद। उन्होंने लाल संकेतों का प्रत्युत्तर देना होगा जब प्रकृति रूपांतरण की स्वीकृति दे, अर्थात मतलब जब लाल संकेतों मतलब कोई ऐसी चीज़ घट रही है, जैसे तापमान बढ़ रहा है, जलवायु परिवर्तन हो रहा है, ध्वनि प्रदूषण हो रहा है, नॉइज़ पोल्यूशन जिसको बोलते हैं, या हमारा वायु प्रदूषण हो रहा है, तो जो भी है, या मृदा प्रदूषण हो रहा है, तो वो लाल सिग्नल है आपके लिए। तो उसको आप सुधारो और उसको परिवर्तित करो और ग्रीन सिग्नल में लाइए। इस प्रकार उसका उत्तर देना होगा। जब प्रकृति की रूपांतरण की स्वीकृति दे तो अपने विकास के प्रयत्नों को आगे बढ़ा सकते हैं। जब प्रकृति के अनुकूल हो जाए तो आप लगातार आगे बढ़ते जाइए। जब आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा ध्वनि प्रदूषण हो गया या वायु प्रदूषण हो रहा है तो उसको रोकना चाहिए, स्टॉप करना चाहिए, फिर आगे बढ़ना चाहिए। इसका तात्पर्य है कि उन सीमाओं में जो पर्यावरण की हानि न करती हो संभावनाओं को उत्पन्न किया जा सकता है, अर्थात पर्यावरण को बिना हानि किए हुए आगे बढ़ते चाहें संभावनाओं को, इसका ध्यान रखें। नेक्स्ट पर देखिए लाइन में, तथा अंधाधुंध रफ्तार दुर्घटनाओं से मुक्त नहीं होती है। विकसित अर्थव्यवस्था द्वारा चली गई मुक्त चाल के परिणाम स्वरूप हरित गृह प्रभाव। अब देखिए बहुत ज़्यादा जिन्होंने बहुत अंधाधुंध अपना प्राकृतिक संसाधनों का दोहन किया है, उसके परिणाम स्वरूप जो विकसित देश हैं वो लगातार उनके जो उद्योग हैं उनके परिणाम स्वरूप या बहुत अनियमित, अनियोजित, अविवेकपूर्ण संसाधनों के दोहन के परिणाम स्वरूप जो फैक्ट्रियां हैं उनसे प्रकृति में अत्यधिक बहुत सी समस्याओं का सामना करने को देखने मिला है। उसके परिणाम स्वरूप जैसे हरित गृह, ग्रीन हाउस इफेक्ट है, ओजोन डिप्लीशन है, ओजोन परत का क्षरण है, ग्लोबल वार्मिंग जिसको भूमंडलीय तापन कहते हैं वो है, पीछे हटती हिम नदियाँ अर्थात ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, निम्नीकृत भूमियाँ हैं, कुछ ऐसी हैं दलदल या निम्नीकृत भूमियाँ हैं। नवनिश्चयवाद की संकल्पना ढंग से एक संतुलन बनाने का, नवनिश्चयवादी संकल्पना जो है एक संकल्प बनाने का प्रयास करता है, अर्थात नवनिश्चयवाद की जो संकल्पना है वो एक निश्चय बनाने का संकल्प करता है और जो संभावनाओं के बीच अपरिहार्य चयन द्वारा द्वैतवाद को निष्फल करता है। अर्थात जो द्वैतवाद चल रहा है, नकारात्मक सकारात्मक या क्रमबद्ध या प्रादेशिक या क्रमबद्ध या जिसको हम बोलते हैं सिस्टमेटिक वर्सेस क्रमबद्ध प्रादेशिक, इसी प्रकार मानव भूगोल और भौतिक भूगोल, विभिन्न प्रकार के जो द्वंद्व हैं उनको दूर हटा के बीच की संभावनाओं पर व्यक्त करता है नवनिश्चयवाद। अब यहाँ से आगे चलती हैं हमारी कुछ विचारधाराएं और फिर इसके आएंगे मानव भूगोल के क्षेत्र और उपक्षेत्र और उसके बाद में इसकी शाखाएं आएंगी और हमारा फिर प्रश्न श्रृंखला लेके आएंगे। इसमें जो संभावित प्रश्न बनेंगे उन पर चर्चा करेंगे और यहाँ जा कर के फिर हमारा 2 क्लास में चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। छोटी छोटी वीडियो बनाने का मकसद ये था कि आप परेशान ना हो और बातों बातों में आपका चैप्टर होते चले जाएं आसानी से और सहज में ही आप छोटी सी वीडियो देख लें।
इतना समय नहीं हो पाता है तो आप आराम से देखते चलें और अपने साथियों से लाइक शेयर सब्सक्राइब करते चलें ताकि हमें और अच्छा करने के लिए प्रेरणा मिले। नेक्स्ट देखिए, मानव भूगोल की कल्याणपरक अर्थात मानववादी विचारधारा। कौन सी विचारधारा? कल्याणपरक तथा मानवतावादी विचारधारा। आप नोट डाउन करते चलें। कल्याणपरक मानव विचारधारा का संबंध मुख्यतः लोगों की सामाजिक कल्याण के विभिन्न पक्षों में से था। तो इस कल्याण पर ही जिस नाम दिया है कल्याणपरक, तो इसका मूल उद्देश्य क्या है? मानव का कल्याण करना। इसके लिए मानवतावादी विचारधारा दी गई। ये मानवतावादी विचारधारा किसने दी? आप कमेंट करके मुझे बताएंगे। वीडियो के लास्ट कमेंट करके आप छोड़ेंगे कि ये मानवतावादी या कल्याणपरक विचारधारा किसने दी थी। इनमें आवासन, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे पक्षों को सम्मिलित करते हैं। अर्थात कल्याण किसमें? आवास बनाकर करे, जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना चल रही है। स्वास्थ्य के संबंधित जो चिकित्सा हेल्थ एक्ट चल रहा है, RTE राइट टू एजुकेशन फ्री एक्ट जो चल रहा है, तो ऐसे पक्षों को सम्मिलित किया जाता है। भूगोलवेत्ताओं ने पहले ही स्नातकोत्तर सिलेबस में पाठ्यचर्या में सामाजिक कल्याण के रूप में भूगोल का एक कोर्स आरंभ कर दिया। अर्थात जो आप नेट JRF करते हैं तो उनमें एक सामाजिक भूगोल या असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करते हैं, उसमें सामाजिक कल्याण के नाम से, सामाजिक भूगोल के नाम से एक श्रृंखला पहले ही सम्मिलित कर दिया। उसका मकसद भी यही है कि अधिक से अधिक लोगों को कल्याण हो और उन पक्षों को जाने। नेक्स्ट दूसरा कॉन्सेप्ट आता है, दूसरा कॉन्सेप्ट है आमूलवादी अर्थात रेडिकलिज्म विचारधारा। ये विचारधारा अमेरिका में प्रारंभ हुई थी। ये महिलाओं को समर्थन करने वाली महत्वपूर्ण विचारधारा है। आपको इसके संदर्भ में अन्य जो फैक्ट बता रहा हूँ। विचारधारा ने निर्धनता के कारण, बंधन और सामाजिक असमानता की व्याख्या के लिए मार्क्स सिद्धांत का उपयोग किया। मार्क्स सिद्धांत क्या? कार्ल मार्क्स की जो गरीब वर्ग और अमीर वर्ग है उनके बीच की जो खाई है उसको पाट करके सबको एक समान अधिकार दिया जाए। अर्थात जिनका वास्तविकता में जो कमाई गरीब मेहनत करता है उसका पूरा आर्थिक रूप से उस पर अपना आधिपत्य जो उसका मालिक है उसको होता है, जबकि वास्तविकता कमाई उन मजदूरों के मेहनत की होती है। लेकिन ये नहीं कहेंगे कि सिर्फ उन्हीं की होती है, लेकिन उनको वास्तव में उनका अधिकार मिलना चाहिए। अर्थात ये रेडिकलिज्म जो निर्धनता के कारण और बंधन है उनके लिए समान वितरण की व्यवस्था मार्क्स सिद्धांत का उपयोग करता है। समकालीन सामाजिक समस्याओं के लिए पूंजीवाद के विकास से था। इसका मतलब तीसरी प्रकार की संकल्पना जो है वो व्यवहारवादी विचारधारा है। तो पहली हमने पढ़ी कल्याणपरक अथवा मानवतावादी विचारधारा। यहाँ बता देता हूँ मैं, आप कमेंट बॉक्स में छोड़ देना। आप खुद भी सोच लिया होगा, खुद सेल्फ चेक कर लें। इसका मानवतावादी को टोएन या तुआन जिसको बोलते हैं, उन्होंने ये संकल्पना प्रस्तुत की। तुआन महोदय ने मानवतावादी ह्यूमनिज्म विचारधारा। आमूल रेडिकल जो है अमेरिका में मात्रात्मक क्रांति के बाद में विचारधारा उत्पन्न हुई थी, महिलाओं को समर्थन करने वाली, मार्क्स सिद्धांत का उपयोग करने वाली। और तीसरी संकल्पना आती है हमारी व्यवहारवादी, बिहेवियरलिज्म कॉन्सेप्ट थ्योरी। इसमें प्रत्यक्ष अनुभवों के साथ साथ मानव जातीयता, प्रजाति, धर्म इत्यादि पर आधारित सामाजिक संवर्गों के दिक्काल का बहुत ज़्यादा जोड़ दिया। अर्थात व्यवहार में इस पर ज़्यादा जोड़ दिया कि मानव का, जाति का, उसकी धर्म संप्रदाय का, इन सब के कैसे प्रकार का उन पर प्रभाव पड़ता है, इस पर जोड़ दिया। नेक्स्ट करते हैं हम चर्चा मानव भूगोल के क्षेत्र और उपक्षेत्र। मानव भूगोल पैराग्राफ में देखिए, मानव भूगोल जैसा कि आपने देखा मानव जीवन के सभी तत्वों तथा अंतराल जिसके अंतर्गत घटित होते हैं के मध्य संबंधों की व्याख्या करने का प्रयत्न करती है। अर्थात मानव भूगोल बार बार वही आता है कि मानव भूगोल क्या है? मानव जीवन के जो सभी तत्व हैं अर्थात मानव और प्रकृति के अंतर संबंध हैं, उनके संबंधों का, उनके मध्य संबंधों की व्याख्या करने का प्रयत्न करता है। इस प्रकार मानव भूगोल की प्रकृति अत्यधिक अंतर विषयक है। इसका मतलब ये है कि मानव के बहुत से तत्व होते हैं, बहुत से कारक होते हैं, और इसमें अन्य जो सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, राजनीतिक, चिकित्सा, स्वास्थ्य, इन सब पर आपस में एक दूसरे से जुड़े होते हैं। इंटरडिसिप्लिनरी साइंस या सब्जेक्ट। तो मानव भूगोल की प्रकृति कैसी है? अत्यधिक अंतर विषयक है, एक दूसरे की विषय है। माना कि अर्थव्यवस्था से संबंधित कोई घटनाक्रम है और उससे जुड़ा हुआ है, मानव की क्रियाएं, आर्थिक क्रियाएं जुड़ी हैं, तो वो आर्थिक भूगोल के अंतर्गत एक सम्मिलित की जाएगी। अर्थात अर्थशास्त्र से उसकी मूल शाखा के रूप में वो जुड़ी होगी। इसी प्रकार हम छोटे छोटे अन्य विषय हैं जो विषय क्षेत्र के आगे हम एक एक बात करेंगे आगे। अभी यहाँ पैराग्राफ में देखें नेक्स्ट कि पृथ्वी तल पर पाए जाने वाले मानवीय तत्वों को समझने और उनकी व्याख्या करने के लिए मानव भूगोल सामाजिक विज्ञानों के सहयोगी विषयों के साथ
अधिक घनिष्ठ अंतरापृष्ठ विकसित करती है। तो बहुत ज़्यादा क्या है, इंटरफेसेस, और एक है ये अंत विषयक, इंटरडिसिप्लिनरी, इन दोनों को विषय को विकसित करती है। ज्ञान के विस्तार के साथ नए उपक्षेत्रों का विकास होता है। जैसे जैसे ज्ञान होता जाता है, आप देखते हैं उनके नए नए शाखाएं बनती चली जाती हैं, नई नई विषय की ब्रांचेज बनती चली जाती हैं। इसका मतलब विषय का एक रिच होना स्टार्ट हो जाता है और उसका विषय के नए नए आयाम खुलते चले जाते हैं। और मानव भूगोल के साथ भी ऐसा ही हुआ है। अब नेक्स्ट आइए हम मानव भूगोल के क्षेत्र और उपक्षेत्रों का परीक्षण करें। इसके आगे हम मानव भूगोल के क्षेत्र और उपक्षेत्र आगे पढ़ेंगे। यहाँ से निश्चित रूप से एक प्रश्न आएगा, तो इसलिए हम नेक्स्ट कल की वीडियो में इसको देखेंगे। तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहिए, और कल फिर से हम संडे को वीडियो अपलोड करेंगे। तो आप तब तक अपने दोस्त और ग्रुपों में इसको भेजते रहें, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें। थैंक यू, आप बने रहें हमारे साथ, इसी प्रकार साथ बनाए रखें। फिर मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू ऑल ऑफ यू। राधे राधे।